हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो आइए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन की सीमाओं को क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि अध्ययन का क्षेत्र असीमित होता है, फिर भी पाठ्यक्रम निर्माताओं तथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने प्रत्येक विषय की सीमाओं तथा क्षेत्र का निर्धारण कर दिया है। क्षेत्र किसी भी विषय के अध्ययन की सीमाओं को निश्चित परिवेश में बांधकर अध्ययन कराने की क्रमबद्ध सूची बनाता है, या कहें क्रमबद्ध और सुसंगत प्रक्रिया है। किसी भी विषय के क्षेत्र की सीमाएं तथा क्रमबद्ध अध्ययन के सुसंगठित स्वरूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत भाषा के अध्ययन क्षेत्र की भी अपनी सीमाएं हैं। ये अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं ही संस्कृत भाषा के अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण करती हैं, अर्थात निश्चित करती हैं कि ये क्षेत्र कितना है, कहाँ तक है। संस्कृत भाषा के क्षेत्र की सीमाओं का वर्गीकरण हम दो भागों में करेंगे। वे दो भाग कौन कौन से हैं उनको देखेंगे हम, जिसमें पहला है संस्कृत भाषा का अंतः क्षेत्र और संस्कृत भाषा का बाहरी क्षेत्र। यानी कि पहला भाग, इसमें दो पार्ट जो हमने किए हैं, संस्कृत भाषा का अंतः क्षेत्र और दूसरा है संस्कृत भाषा का बाहरी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के अंतः क्षेत्र के बारे में। तो इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा की अपनी भाषा तथा विषयगत अध्ययन की सीमाएं, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि समस्त क्रियाएं आती हैं। संस्कृत भाषा के इस क्षेत्र में हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य का इतिहास, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य, संस्कृत नाटक, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत को समझना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना, संस्कृत रचना, अनुवाद तथा उच्चारण का उचित एवं सम्यक ज्ञान, या फिर कह सकते हैं संस्कृत भाषा एवं साहित्य का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत गद्य यानी कि प्रोज, संस्कृत पद्य यानी कि पोइट्री, संस्कृत नाटक यानी कि ड्रामा, संस्कृत व्याकरण यानी कि ग्रामर। और ये सब बातें तो हैं ही, संस्कृत को समझना, सुनना, पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग इत्यादि। तो अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है संस्कृत भाषा का बाहरी क्षेत्र। संस्कृत भाषा का विकसित रूप आदिकालीन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी संस्कृत का विकसित रूप भारतीय समाज में विद्यमान था। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का क्षेत्र असीमित तथा अत्यंत व्यापक था। भाषा के संप्रेषण के रूप में संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी, अर्थात प्राचीन काल में सभी विषयों का संप्रेषण संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था। ये भ्रमपूर्ण धारणा है कि संस्कृत कर्मकांड तथा पांडित्य की भाषा थी। ये धारणा पूरी तरह भ्रामक है। सच्चाई तो यही है कि सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन संस्कृत में कराया जाता था। संस्कृत भाषा के माध्यम से अनेक भारतीय विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें कि दर्शन शास्त्र, भूगोल एवं खगोल, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, यंत्र विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विधि विज्ञान, कामशास्त्र, साहित्य एवं संगीत आदि सम्मिलित हैं। सभी विषयों का व्यापक विश्लेषण प्राचीन समय में या प्राचीन समाज में संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। अब हम संस्कृत के बाहरी क्षेत्र के विषय में जो है क्रमबद्ध चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के सभी मौलिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही की गई है। हमारे सभी चारों वेद संस्कृत के मार्गदर्शिता हैं, जिनकी रचना संस्कृत में ही की गई है। नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, न्याय एवं तर्कशास्त्र भी इसके व्यापक उदाहरण हैं। गीता की संपूर्ण रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। श्री गौतम का न्याय सूत्र प्रसिद्ध है। संस्कृत में गीता को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, ये सब जानते ही हैं।
वात्स्यायन का ब्राह्मणिक भाष्य न्यायसूत्र पर्याप्त प्रचलित है। अब हम देखेंगे खगोल शास्त्र एवं भूगोल। इन विषयों का पर्याप्त अध्ययन संस्कृत भाषा में ही मिलता है। आर्यभट्ट नाम के 2 विद्वान भारत में हुए जिन्होंने आर्यभट्टीय तथा सिद्धांत नामक खगोल एवं भूगोल विषय पर ग्रंथों की रचना की। प्रथम आर्यभट्ट पटना का जन्म, यानी कि ये जो पटना के थे आर्यभट्ट का जन्म 476 यानी कि 476 में हुआ, यानी कि ईस्वी में हुआ। दूसरे आर्यभट्ट द्वितीय ने 950 ईस्वी में महासिद्धांत ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य का ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि सन 1150 में लिखा गया। बाराहमिहिर इनको सब जानते ही हैं। बाराहमिहिर कृत पंच सिद्धांतिका खगोल विज्ञान का अनुपम प्रमाण है। उनके अनुसार पंच महाभूत में स्तराः गण पंचरे मही गोलः खेय तांत स्थो लोह इवाव स्थितो व्रतः, अर्थात पंच महाभूतों का बना गोला पृथ्वी है। यह तारागणों के पिंजरे में घिरा हुआ इस प्रकार स्थित है जैसे आकाश में चुंबकों के मध्य लोहा पड़ा हो। इन्होंने बहुत गहरी बात इसमें कही है। पंच महाभूत सब जानते ही हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी, क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है, जल जल के लिए कहा जाता है, पानी के लिए, पावक अग्नि के लिए कहा जाता है, क्षिति जल पावक गगन यानी कि आकाश के लिए कहा गया है, और समीर यानी कि वायु के लिए कहा गया। ये पंच महाभूत हैं और इनसे बना हुआ पृथ्वी का गोला है, यानी कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, ये उन्होंने इसमें बता दिया है। और ये तारागणों के पिंजरे में घिरा हुआ इस प्रकार स्थित है जैसे आकाश में चुंबकों के मध्य लोहा पड़ा हो, यानी कि बहुत सारे जो ग्रह हैं उनके बीच में ये है, ऐसा इन्होंने जो है कहा है। इन्हीं के नाम पर आदर्श स्वरूप भू उपग्रहों के नाम आर्यभट्ट तथा भास्कर उपग्रह रखे गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गणित। वैदिक साहित्य ज्यामिति का उल्लेख होता है, यानी कि वैदिक साहित्य में ज्यामिति का उल्लेख प्राप्त होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में रेखा गणित का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त होता है। सूर्य सिद्धांत में गणित का ज्ञान समाहित है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर आदि गणितज्ञ प्राचीन समय में गणित विषय के विद्वान थे। भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि में बीज गणित का विषय विद्यमान है। उनके अतिरिक्त ब्रह्मगुप्त, श्रीधर महावीर एवं श्रीपति बीज गणित के विषय के आचार्य हुए। उपरोक्त गणितज्ञों के अतिरिक्त नेमिचंद्र ने क्षेत्रामिति पर त्रिलोकसार ग्रंथ लिखा है। यह सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा के योगदान से रचित हैं। अब हम देखेंगे ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष विषय के आचार्यों ने संस्कृत भाषा की अमूल्य निधि का प्रयोग किया है। ज्योतिष के आचार्यों में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि प्रमुख हैं। आज भी पंचांगों में ज्योतिष तथा नक्षत्र ग्रहों की जानकारी संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। ये बात अलग है जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो दूसरों को समझाने के लिए हिंदी में ही या फिर अंग्रेजी में उसका सार बताते हैं। क्या नक्षत्र हैं, क्या घड़ी हैं, इस बारे में उनकी भाषा में ही बताते हैं। अब हम देखेंगे चिकित्सा विज्ञान। भारत का संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद पर आधारित है। वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमार, वरुण तथा रुद्र देवता संपूर्ण वैद्य थे। प्राचीन चिकित्सा शास्त्रियों में भारद्वाज, पुनर्वसु, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हरित, क्षारपाणी तथा चरक आदि प्रसिद्ध हुए थे। इनके उपरांत वाग्भट, भावमिश्र आदि चिकित्सा शास्त्रियों का योगदान है। सुश्रुत चिकित्सा विज्ञान के सफल आचार्य थे। चिकित्सा विज्ञान में धन्वंतरी का नाम कौन नहीं जानता है।
धन्वंतरि के उपदेश के आधार पर संस्कृत के ग्रंथ सुश्रुत संहिता का नाम यानी कि निर्माण हुआ। इन सभी चिकित्सा आचार्यों ने अपनी रचनाओं तथा अनुसंधानात्मक प्रयोगों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक रसायन तथा वनस्पति। भौतिक रसायन तथा वनस्पति एवं जीव विज्ञान का अध्ययन प्राचीन भारत में अत्यधिक हुआ। भौतिक विज्ञान की सामग्री संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस क्षेत्र का सबसे पहला व्यक्ति कर्णादि था। कर्णादि द्वारा वर्णित परमाणु आधुनिक एटम का ही पर्याय है। इसके पश्चात भौतिक शास्त्री उदयतनाचार्य थे, जिन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने में सूर्य का योगदान है। प्रत्येक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तीसरे भौतिक विज्ञानी वाचस्पति मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। रसायन शास्त्र के लिए पतंजलि का नाम संस्कृत साहित्य में स्मरणीय है। इसके बाद नागार्जुन का नाम उल्लेख में आता है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर तथा रसेंद्र मंगल ग्रंथों की रचना की। सोमदेव कृत रसेंद्र चूड़ामणि ग्रंथ भी रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आयुर्वेद के चिंतन में ऋषि वनस्पतियों का अध्ययन करते थे। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन सार्वभौम था। जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए शतपथ ग्रंथ का नाम चर्चा में आता है। संस्कृत में लिखे सुश्रुत में विभिन्न प्रकार के कीटों का वर्णन है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक विज्ञान भी उपलब्ध होता है। कितना भी संक्षेप में करते हुए संस्कृत भाषा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा ही है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। और जो विषय इससे संबंधित रह गए हैं, यंत्र विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा व्याकरण, सामाजिक शास्त्र, विधि विज्ञान, कामशास्त्र, संगीत शास्त्र, संस्कृत साहित्य, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।